आज हम लोग शुरू करेंगे नए चैप्टर को भूगोल में, जिसे क्लाइमेट कहा जाता है, जिसे जलवायु कहा जाता है। हिंट डालते हैं जलवायु, क्लाइमेट। इस क्लाइमेट से सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि इस समय क्लाइमेट का सीजन भी चल रहा है, जिसे मानसून का आगमन कहा जाता है। जगह जगह पे मानसून सक्रिय हो, मानसून सीजन में बरसात शुरू हो जाती है। भारत में अधिकांश क्षेत्रों में, अधिकांश क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाते हैं, रेन शैडो जोन में आ जाते हैं। अधिकांश क्षेत्र देखा जाए तो यहाँ पर वर्षा विहीन होते हैं। वहीं पर आप एक दिन में देखें, पिछले 2 दिन के अंदर चेरापूंजी में 1500 मिलीमीटर वर्षा हुई है। सबसे अधिक वर्षा हो गई 2 दिन के अंदर। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे लेह में एक बूंद पानी नहीं गिरा। वहीं पर आप देखेंगे बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में वर्षा हुई नहीं। आखिर ये क्या कारण है? भारत का देखा जाए जो भूभाग है, वो भूभाग किस तरह के क्षेत्र में आता है, अभी किसी कंपटीशन में पूछा भी गया है। भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, जबकि कुछ इसका हिस्सा एक तरह से शीतोष्ण कटिबंधीय भी, यानी कि यहाँ पर जो जलवायु है उष्ण मानसूनी प्रकार की है। मानसून यहाँ के जलवायु के दिशा सब कुछ बदलने का काम करता है। अगर बाय द वे यहाँ पे मानसून का आगमन नहीं हुआ तो हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर सिस्टम फेल हो जाता है। इसी कारण भारत की जो कृषि है, उस कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। भारत के कृषि को क्या कहा जाता है? भारत के कृषि को मानसून के जुआ के नाम से जाना जाता है। मानसून का जुआ कहा जाता है। यहाँ पे देखें, ये है आपका ग्लोब, और इस ग्लोब के ऊपरी जो हिस्सा है इसको कहा जाता है उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? दक्षिणी ध्रुव। ठीक इसके बीचों बीच से एक रेखा खींची गई है जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है। इसी को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटने का काम करती है। इसी कारण इसे इक्वेटर कहता है। इसके ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक इसके 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पे कंडीशन ये होता है कि यहाँ पे सालों भर गर्मी की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पे सूर्य क्या होता है? सालों भर एक समान चमकता है, जिसके कारण इस इक्वेटर पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। दिन और रात की अवधि कहां पे बराबर होती है? इस भूमध्य रेखा पे बराबर होती है। तो वहीं पर आप देखेंगे, यहीं पे देखें तो आपका जो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ होता है, इन दोनों गोलार्धों में यहां तक भीषण गर्मी पड़ती है, और सालों भर ये कंडीशन रहता है कि गर्मी की स्थिति बनी रहती है। यहाँ पे सर्दी नहीं आती। हाँ, यहाँ पे क्या होता है? बारिश बहुत अधिक होता है। यहाँ पे संवहनी वर्षा होती है। यहाँ पे दिन भर क्या होता है कि धूप पड़ती है, गर्म धूप। सुबह से ही गर्मी शुरू हो जाता है, और सुबह से गर्मी शुरू होने के बाद जैसे 2 बजता है, जितना जलाशय इत्यादि है सब का जल वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है, और ऊपर उड़ने के बाद अब धीरे धीरे जैसे ऊपर उड़ता है जल वाष्प है, वो धीरे धीरे कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के पश्चात बादलों का संघनन होता है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर, और उसमें बादल बनते हैं। और बादल बनने के बाद फिर वर्षा 3 से 4 बजे तक, ये डेली रूटीन है। यहाँ 3 से 4 बजे तक पूरी घनघोर बिजली चमकने के साथ साथ घनघोर बारिश होती है।
और फिर 4:30 मौसम बिल्कुल सुहाना हो जाता है। ये डेली रूटीन है इस क्षेत्र की। इसीलिए इन क्षेत्रों में घने जंगल पाए जाते हैं। जंगल की भीषणता इतनी है कि एक पेड़ दूसरे पेड़ से रगड़ खाता है और जल उठता है। इसी तरह के क्षेत्रों में ब्राजील आता है, इक्वाडोर आता है, केन्या आता है, सवाना क्षेत्र अफ्रीका का आता है। ये सभी क्षेत्र इसी के अंतर्गत आते हैं। केन्या आता है, भारत का जो पश्चिमी घाट वाला हिस्सा है, तमिलनाडु इत्यादि का, ये सब आते हैं। इसीलिए यहाँ पर जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि जैव विविधता का भंडार गृह किसे कहा जाता है। जैव विविधता का भंडार गृह किसे कहा जाता है, तो उसका एक लाइन में आंसर जाता है, जैव विविधता का भंडार गृह कहा जाता है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों, क्योंकि यहाँ पे वर्षा अधिक है तो वनस्पति बहुत अधिक होगी। जहाँ पे वनस्पति बहुत अधिक होगी वहाँ पे जंतु भी ज्यादा होंगे, और जहाँ पे जंतु ज्यादा होंगे उन पर आश्रित जंतुओं की भी संख्या अधिक पाई जाएगी। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक पाई जाती है। इसी कारण जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, इक्वेटर एरियल जो जोन है, उससे जैव विविधता का भंडार गृह कहा जाता है। उसे एक तरह से स्टोर हाउस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। इसे बायोडाइवर्सिटी के नाम से पुकारा जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होती है कि सालों भर यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम कंसाइज करें तो यहाँ पे 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी। यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे हवाएं गर्म होकर बिल्कुल ऊपर उठ जाती है। बिल्कुल हवाएं गर्म होकर यहाँ पे क्या करती हैं, यहाँ पे हवाएं गर्म होकर बिल्कुल ऊपर उठ जाती है, और यहाँ पे ऊपर इस तरह उठती है। इन क्षेत्रों में हवा होता ही नहीं है। ऐसे क्षेत्रों को 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ वाले क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, डोल्ड्रम कहा जाता है। एक बार इलाहाबाद रेलवे में पूछा, एक बार आईएएस में पूछा कि डोल्ड्रम कहाँ पाया जाता है, पीसीएस में पूछा कि डोल्ड्रम कहाँ बनता है। ये डोल्ड्रम बनता है आपके भूमध्य रेखा के दोनों तरफ। कितने डिग्री, 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ। यहाँ पे हवा बिल्कुल साइलेंट होता है, बिल्कुल साइलेंस होता है, हवा होता ही नहीं है। और ऐसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, ऐसे को डोल्ड्रम कहा जाता है। तो स्वाभाविक है जैसे पानी हमेशा गड्ढा की ओर चलने का प्रयास करता है। एक पानी को देखिए, पानी कहाँ चलता है, बिल्कुल गड्ढे की तरफ चलता है। ठीक उसी तरह हवाएं भी उन क्षेत्रों में चलती है जहां पर निम्न दाब क्षेत्र होता है। यह डोल्ड्रम इसलिए बनता है कि हवा है नहीं, और जब हवा नहीं है तो ये क्या होगा, निम्न दाब क्षेत्र होगा, लो प्रेशर बेल्ट होगा। और इससे लो प्रेशर बेल्ट को ही क्या कहते हैं, इससे भूमध्य रेखीय क्षेत्र में है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में है, इसलिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसे भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। एक नाम इसका डोल्ड्रम भी है। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है कि ठीक ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा। इसी को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। और ठीक 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा होता है उसको क्या कहते हैं, मकर रेखा। ये कभी कभी यही पूछ दिया जाता है कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जो ऊपर वाली रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंकर या कर्क रेखा कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि 6 महीना सूर्य यहाँ पर तो सालों भर चमक रहा है, चाहे ऊपर जाए नीचे जाए। विषुवत रेखा पर 6 महीना नहीं, सालों भर चमकना है सूर्य को एक समान।
दिन और रात क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन 6 महीना सूर्य जब उत्तरायण होता है तो कर्क रेखा पे चमकता है, कर्क रेखा पे चमकता है। और कर्क रेखा पर चमकने के साथ 35 डिग्री, यानी कि कर्क रेखा से लेके 35 डिग्री तक यहां पर सूर्य का प्रभाव रहता है। 35 डिग्री, विशेष रूप से 30 से 35, ठीक इधर भी 35 डिग्री हो जाता है, 35 डिग्री हो जाता है। तो अब यहां पे क्या है कि 6 महीना तो यहां पे सूर्य चमका, 6 महीना यहां आ गया, तो 6 महीना यहां पे क्या होगा, उच्च दाब बन जाएगा। और जब उच्च दाब दोनों गोलार्धों में बनता है तो ये 30 से 35 डिग्री के बीच, 30 से 35 डिग्री के बीच सबसे हाई दाब रहता है, उच्च दाब रहता है। इसे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कहा जाता है। उपोष्ण का मतलब क्या होता है, जहां पे कुछ दिन सर्दी भी रहे और कुछ दिन गर्मी भी रहे, इसीलिए यहां पे क्या कहते हैं, इसको उपोष्ण उच्च दाब पेटी कहते हैं, उच्च दाब पेटी कहते हैं। इसको भी उपोष्ण उच्च दाब पेटी कहते हैं, हाई प्रेशर बेल्ट। अब यहां पे क्या है, प्राचीन कथा के अनुसार एक घोड़ों से लदा हुआ व्यापारिक जहाज पानी में जब दक्षिणी समुद्री क्षेत्रों में गया और वो 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच गया, तो उस पर हवा का इतना अधिक दाब था कि वो न आगे बढ़ रहा था न जहाज पीछे बढ़ रहा था। अब तो व्यापारी ये सोचने लगे कि हम लोग की जान बचेगी कि नहीं बचेगी, इतना हवा दाब डाल रहा था। कभी आप समुद्र के किनारे जाएंगे तो वहां पे बहुत ही दाब होता है और उस पे हवा जब रगड़ खाती है तो तेज आवाज निकालने लगती है। उसी को दक्षिणी गोलार्ध में गरजता चालीसा कहा जाता है। 40 डिग्री के आसपास पछुआ पवन इतनी तेज चलती है समुद्र में कि उसे गरजता चालीसा कहा जाता है। 50 डिग्री के आसपास वो इतनी तेज चलती है कि उसे प्रचंड पचासा कहा जाता है और 60 डिग्री के आसपास उसे चिखता साठा कहा जाता है। रोरिंग 40, फीवरिंग 50 एंड श्रिंकिंग 60, यानी कि एक तरह से वो पछुआ पवन की आवाज है जो सागर में व्यापारियों ने उसका नामकरण किया। यहां से जहाज न आगे बढ़ रहा था न पीछे बढ़ रहा था। व्यापारियों ने सोचा कि अगर इन्हें घोड़ों को समुद्र में डाल दिया जाए तो कम से कम हम लोगों की जान बच जाएगी। इसलिए उन्होंने जो जहाज पर घोड़ा लादे थे उन सबको जबरदस्ती धक्का देकर समुद्र में डाल दिया। समुद्र में सबको धक्का डाल दिया, तब जाके वहां पे कुछ दबाव कम हुआ और वो प्राण बचा के निकले। इसके लिए इस 30 से 35 डिग्री को जो उच्च दाब की पेटी है उसे अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। इसका एक नाम और क्या मिला आपको, अश्व अक्षांश मिला, अश्व अक्षांश मिला। तो स्वाभाविक है कि ये उच्च दाब है, ये भी उच्च दाब है और ये निम्न दाब है। तो हवाएं उच्च दाब से किधर की तरफ चलेंगी, निम्न दाब की ओर चलेंगी। हवाएं किधर से चलेंगी, हवाएं हमेशा उच्च दाब से किधर की तरफ चलेंगी, निम्न दाब की ओर चलेंगी। आगे हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो के नियम की चर्चा करेंगे, कैसे दाहिने तरफ मुड़ेगा किधर बाएं तरफ। अभी हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम उसको अभी नहीं बता रहे। इधर से भी हवाएं चलेंगी, इधर से भी हवाएं चलेंगी और किधर की तरफ चलेंगी, ये बिल्कुल विषुवत रेखी निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलेंगे। ये सालों भर चलती रहती हैं हवाएं। चूंकि पहले ये जेट सिस्टम नहीं था कि बड़े बड़े जहाजों को इंजन खींच पाए, इसीलिए इन पवनों के सहारे ही बंदरगाहों तक जहाजें पहुंचा करती थी। इसीलिए इन पवनों को व्यापारिक पवन के नाम से पुकारा जाता था।
इन पवनों को किस नाम से पुकारा जाता था? व्यापारिक पवन कहा जाता था। इसी को ट्रेंड विंड के नाम से पुकारा जाता था। व्यापारिक पवन या ट्रेंड विंड कहा जाता था। तो कई बार ये पूछा जाता है, आईएएस में पूछा, एक बार सीजीएल में पूछा, और ये कहा कि व्यापारिक पवन कहां से कहां चलती है, ट्रेड विंड कहां से कहां चलती है? तो आप क्या बताएंगे? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी की ओर, अश्व अक्षांश से डोल्ड्रम की ओर। हो जाएगा कि नहीं? दोनों गोलार्धों में चलती है। अब यहां पे देखें, यहां पर 60 से 65 के बीच में दोनों गोलार्ध, 60 से 65 के बीच में दोनों गोलार्धों में, ऊपर भी 60 से 65। यहां पर भी क्या होता है कि पृथ्वी चपटी है, यहां पे उच्च दाब होना चाहिए, लेकिन हवा ठहर नहीं पाती। यहां पे जो गिरने वाली हवाएं हैं वो ठहर नहीं पाती, वो बिखर जाती है। पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है। अगर कोई वस्तु नाच रहा है तो सबसे ज्यादा जहां पे थोड़ा सा फ्लैट होगा, समतल होगा, उस पर गति उसकी बहुत अधिक हो जाएगी। इसीलिए यहां पर पृथ्वी चपटी हुई है, जिसके कारण यहां से उठने वाली हवाएं यहां पे स्टोर तो होती हैं, लेकिन वो बिखर जाती है, घूर्णन गति के कारण बिखर जाती है। इसके कारण यहां पर भी क्या पाया जाता है? निम्न दाब पाया जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी कहा जाता है। इसे उपध्रुवी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहा जाता है। ठीक ये भी उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी हो। तो स्वाभाविक है कि हवा यहां से एक तरफ इधर जा रहा है तो एक इधर भी आएगा, और ये जो हवा इधर आएगा यही पछुआ पवन कहलाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में जो हवा उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है, उसी को क्या कहा जाता है? वेस्टर्न विंड और पछुआ पवन कहा जाता है। उसी को किस नाम से पुकारा जाता है? उसी को पछुआ पवन के नाम से पुकारा जाता है। वेस्टर्न विंड या पछुआ पवन के नाम से पुकारा जाता है। ये इधर से इधर चलने लगी, इसी को पछुआ पवन कहा गया, पछुआ पवन के नाम से पुकारा गया। अब यहां पे देखिए, ये दोनों गोलार्धों में चलेगी पछुआ पवन। ये पछुआ पवन दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा प्रभाव डालती है, इसीलिए 40 डिग्री पर चलने वाली पछुआ पवन को गरजता चालीसा, 50 पे चलने वाली पवन को प्रचंड 50, और 60 पे चलने वाली को चिखता 60 कहा जाता है। अब यहीं पर नहीं, अब चूंकि ये ध्रुव है ना, तो ध्रुवों पे बर्फ जमा हुआ है। दोनों गोलार्धों के ध्रुवों पे क्या जमा हुआ है? बर्फ। तो बर्फ जमा है तो वहां पे तो तापमान बहुत माइनस में है, और जहां पर भी तापमान कम होगा वहां पे दाब अधिक होगा। जहां पे तापमान अधिक होगा वहां पे दाब न्यूनतम होगा। ये ध्यान रखना। यहां पे दाब इसलिए न्यूनतम है क्योंकि यहां पे क्या है? यहां पे ताप अधिक है। क्योंकि देखते होंगे गर्मी के दिनों में आपको गर्मी अधिक लगती है। बहुत लोग क्या होते हैं, उनके सांस फूलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी वायु है वो गर्म होके क्या होती है? ऊपर उड़ जाती है। लेकिन वही सर्दी के दिनों में क्या होता है? जो भी वायु है वो सब ठंडी होके नीचे बैठ जाती है, सब ठंडी होके नीचे बैठ जाती है। ठीक वही यहाँ पे मामला है, यहाँ पे मामला यही है। तो यहाँ पे क्या है? ध्रुवों से ध्रुवी पवन चलने लगती है, ध्रुवों से उपध्रुवी क्षेत्र की ओर क्या चलने लगती है? ध्रुवी पवन। ये ध्रुवी पवन भारी होती है, बर्फीली होती है, और यही ध्रुवी पवन
उत्तर से चलने लगती है, उत्तरी ध्रुव से, तो रूस को पार करती है और रूस को पार करने के बाद हिमालय तक पहुंच जाती है। अगर ये हिमालय नहीं खड़ा होता, ये पूरा इलाहाबाद, उत्तर भारत पूरा बन गया रहता बर्फ का रेगिस्तान, क्योंकि यहाँ पे बर्फ आ जाता। लेकिन हिमालय क्या करता है, उसको रोक लेता है और उन ध्रुवीय तूफानों को रोककर, इसलिए कभी कभी आप देखते होंगे दिसंबर और जनवरी के महीने में हिमालय क्षेत्रों में भयंकर बर्फबारी होती है और उस बर्फबारी में बर्फीले तूफान आते हैं। बहुत से सैनिक डेट कर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं उस बर्फीले तूफानों में, क्योंकि वो ध्रुवीय पवन का प्रकोप होता है। हिमालय उस ध्रुवीय पवनों को रोकने का काम करता है, जिसके कारण ये उत्तर भारत जो ठंडी की, कड़ाके की ठंडी है, उससे बच जाए। पहाड़ी क्षेत्रों में तो ठंडी होती है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में ठंडी नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। लेकिन वहीं पर हम बातें करें तो ये है जो हमने एक हवाओं के रूप को बताया, लेकिन आखिर इसके बताने का मतलब क्या? जो भारत है ना, वो यहाँ पे है। भारत का जो लोकेशन है, ये जो हमने गोल बनाया है राउंड, यहाँ पे भारत है, क्योंकि 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक का विस्तार है, भारत का विस्तार है। और इसके मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे कर्क रेखा से नीचे वाला जो एरिया है वो उष्णकटिबंधीय होगा और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो क्या है? शीतोष्णकटिबंधीय होगा। ये उष्णकटिबंधीय में हमेशा मौसम एक जैसा रहेगा। दक्षिण भारत में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कभी सर्दी आती है। आप केरला में, केरला वाले सर्दी का एहसास नहीं करते। एक तो समुद्री जलवायु का प्रभाव है और दूसरा नंबर दक्षिण भारत के कर्क रेखा के पास मकर रेखा, विषुवत रेखा, इसलिए वहां पे ठंडी नहीं पड़ती। दक्षिण भारत में लोग घूमने जाते हैं कब? नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने, क्योंकि उधर टी शर्ट पहन के लोग घूमते हैं। अब आप सोचें कि जो आपका श्रीलंका वाला है वो ठंडी का एहसास करे नहीं होगा, वहां पे ठंडी आएगी क्योंकि वो विषुवत रेखा के करीब है। तमिलनाडु में ठंडी नहीं आएगी, आंध्रा में ठंडी नहीं आएगी, यहां तक कि जैसे आप इधर की तरफ बढ़ने लगेंगे, कर्क रेखा की तरफ, आप छत्तीसगढ़ बढ़ने लगे, छत्तीसगढ़ में भी जनवरी के महीने में आपको सर्दी का एहसास नहीं हो। गुजरात में आप चले जाएं, जनवरी के महीने में चले जाए तब भी ठंडी बहुत कम पड़ेगी। वहां पे लोग गुजरात में जनवरी और दिसंबर के महीने में भी फैन और कूलर चला के सोते हैं, क्योंकि वो कर्क रेखा के पास है। नीचे की जलवायु क्या हो जाती है? वो उपोष्णकटिबंधीय हो जाती है। अब एक तो हवाओं के रुख को हमने देखा, अब हवाओं के रुख के बाद अब हम लोग देख लेते हैं मौसम को। मौसम क्या होता है? ध्यान से देखिए, इसका हर जगह काम आएगा, क्योंकि हम पछुआ पवन बताएंगे, पश्चिमी विक्षोभ बताएंगे। जब भी हम मानसून में सबका उपयोग करेंगे, दक्षिण पश्चिम से मानसूनी हवाएं आई, वहां पे देखेंगे तो सबका काम आएगा। ये देखें, फिर हमने एक ग्लोब लिया, ग्लोब लिया और इससे ग्लोब में हम बातें करें तो ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हमने नाम क्या दिया? इक्वेटर या विषुवत रेखा नाम। विषुवत रेखा के ठीक 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी। यहां पे कंडीशन ये होती है कि सालों भर लगभग गर्मी पड़ता रहता है। 30 डिग्री उत्तरी, 30 डिग्री दक्षिणी क्षेत्र में हमेशा गर्मी की स्थिति बनी रहती है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे क्षेत्रों को ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ट्रॉपिकल रीजन या उष्णकटिबंधीय
उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। वहीं पर हम बातें करें, ठीक है, आपका 30 के बाद 60 से 65 के बीच, 30 के बाद 60 से 65 के बीच, इसमें जो आपके क्षेत्र पाए जाते हैं, इनको शीतोष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। ठीक ऊपर भी शीतोष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ये आपका ध्रुव है, ये आपका ध्रुव है, और इसके बीच का जो क्षेत्र होता है वो कौन सा क्षेत्र होता है? इसके बीच का जो क्षेत्र होता है उससे शीत कटिबंधीय कहा जाता है। शीत कटिबंधीय कहा जाता है। अब यहाँ पे मामला ये है कि बस मैथ है, यहीं पर भूगोल मैथ बन जाता है। इस क्षेत्र में ये उष्णकटिबंधीय है ना, ट्रॉपिकल है, ये सब ट्रॉपिकल है, और ये क्या है आपका कोल्ड रीजन है। तो इसमें जो भी घास पाया जाएगा 30 साउथ से लेके 30 नॉर्थ तक, वो उष्णकटिबंधीय होगा। जो भी यहाँ पे रेगिस्तान पाया जाएगा वो उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान होगा। उसकी नेचर कैसी होगी? उष्णकटिबंधीय होगी। यहाँ पे जो भी आपके क्या पाए जाएंगे? फल पाया जाएगा, वो उष्णकटिबंधीय फल होगा। जो भी यहाँ पे वनस्पतियां पाई जाएंगे उष्णकटिबंधीय होगी। जो भी रीजन पाया जाएगा उष्णकटिबंधीय होगा। भारत ऐसे ही में आता है। अगर भारत के लोकेशन को देखें तो भारत यहाँ पे है, भारत यहाँ पे है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। तो नीचे वाला हिस्सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है, और ऊपर वाला हिस्सा किस में चला जाता है? उपोष्णकटिबंधीय या शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चला जाता है। अब ये तो सालों भर यहाँ पे गर्मी रही। जो ये दूसरा वाला हिस्सा है सब ट्रॉपिकल, तो यहाँ पे 6 महीना गर्मी होती है और 6 महीना सर्दी होती है। इसीलिए नॉर्थ इंडिया वाले लोगों को आप ध्यान से देखिए, 6 महीना सर्दी से परेशान रहते हैं और 6 महीना गर्मी से परेशान रहते हैं। तो ये आपका क्या होता है? ये उपोष्णकटिबंधीय या शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। अब इन क्षेत्रों में देखें, जो भी घास पाया जाएगा उपोष्णकटिबंधीय होगा, जो भी फल पाया जाएगा उपोष्णकटिबंधीय होगा, जो भी रेगिस्तान पाया जाएगा उपोष्णकटिबंधीय होगा, जो भी यहाँ पे जो भी क्षेत्र पाया जाएगा वो सब क्या होंगे? उपोष्णकटिबंधीय होंगे। दोनों जोनों में उपोष्णकटिबंधीय होगा। और नीचे वाला क्या होगा? नीचे वाला दोनों क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा? ऊपर और नीचे भूमध्य रेखा से लेकर 60 से 65 के बीच बिल्कुल कोल्ड रीजन होगा। इन क्षेत्रों में जो भी देश होंगे वहां पे सर्दी सालों भर पड़ती है। जैसे आपका रूस का साइबेरिया क्षेत्र है, वहां पे गर्मी का एहसास आप नहीं करेंगे। कनाडा में चले जाएं, कनाडा के ऊपर वाला अलास्का इत्यादि क्षेत्र चले जाएं, तो वहां पे आपको सालों भर जैकेट पहनना पड़ेगा, सालों भर कोट टाई बांधना पड़ेगा। पश्चिमी देशों में आप देखिए, वहां के तापमान ऐसे होते हैं कि वहां पे बिल्कुल एक तरह से क्या है, कोट टाई पहन के घूमते हैं। लोग सोचते हैं कि यार गर्मी में कोट टाई पहन के घूम रहा है। नहीं, वहां की क्लाइमेट ऐसी, वहां का मौसम ऐसा है कि 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर है। वहां के क्लाइमेट का अनुसार है, क्योंकि ये शीत रीजन में आ रहा है। वहां का मरुस्थल शीत रीजन में होगा, वहां पे वनस्पतियां शीत कटिबंधीय होगी, सेब, अंगूर, नाशपाती इत्यादि ये सब होंगे। जैसे अपने यहाँ ये पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं वैसे ही यहाँ पे होंगे। तो इस तरह देखे जाए तो हमने बातें किया कि कौन सा रीजन कहाँ पे है। भारत में दोनों तरह की स्थिति पाई जाती है, शीतोष्णकटिबंधीय और यहाँ पर उपोष्णकटिबंधीय, दोनों तरह की जलवायु भारत में पाई जाती है। अब यहाँ पे एक सवाल और है कि हवाएं आती कैसे? हवाएं कैसे आती हैं? ये जो गोला आपको दिख रहा है,
यहाँ पे कर्क रेखा है, और जैसे ही सूर्य उत्तरायण होते हैं, मार्च में उत्तरायण हो जाते हैं, कर्क रेखा पे सूर्य चमकने लगते हैं। अप्रैल के महीना में और मई के महीना में भीषण गर्मी शुरू हो जाती है, होती है ना चौरसिया जी, गर्मी लगती है कि नहीं, है ना। तो ये क्या होता है, अप्रैल और मई का महीना भीषण गर्मी के प्रकोप में आ जाता है, जिसके कारण ये भारत के जितने रेगिस्तान है, थार वो गर्म हो जाता है, चट्टान गर्म हो जाता है, मरुस्थल गर्म हो जाता है। आप देखते होंगे जितना गड्ढा है सब पानी गायब हो जाता है गड्ढा से, छोटे छोटे झीलों से पानी सूख जाता है, नदियों का पानी वाष्पीकरण के कारण सूख जाता है। तो फिर क्या होता है, ये गर्मी के कारण इन क्षेत्रों में निम्न वायु दाब बन जाता है। इन गर्मी के क्षेत्रों में क्या बन जाता है, बिल्कुल भारत सहित तिब्बत के पठार सहित सभी क्षेत्रों में मरुस्थल सब हीट हो गए, और यहाँ पे निम्न दाब क्षेत्र का विकास हो गया, और हवाएं वहीं पे दौड़ेंगी जहाँ पे गड्ढा होगा, जहाँ पे निम्न दाब होगा। आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये हवाएं जो व्यापारिक पवन है नीचे से आ रही है ना, ये नीचे से आने वाली जो व्यापारिक पवन है वो ये विषुवत रेखा को लांघ जाती है, ये विषुवत रेखा को पार कर जाती है, और पार करने के पश्चात अब भारत के पास जो एक सागर है, महासागर है, जिसका नाम है हिंद महासागर, उस हिंद महासागर में प्रवेश कर जाती है। और इसी हिंद महासागर से हवाएं, चूंकि सागर को गर्म होने में टाइम लगता है, अगर एक स्थल पर ताप पड़ रहा है और एक सागर पे ताप पड़ रहा है, दोनों पे पड़ने वाले ताप के कारण सबसे पहले स्थल भाग गर्म होगा, और ताप, और दूसरा सबसे लास्ट में कौन गर्म होगा, सागर। सागर जितना धीरे धीरे गर्म होता है उतना धीरे धीरे ठंडा भी होता है। न्यूटन का कूलिंग लॉ क्या कहता है कि जो वस्तु जितना तेजी से गर्म होती है उतना ही तेजी से ठंडा होती है, और जो जितना ही धीरे धीरे गर्म होता है उतना ही धीरे धीरे ठंडा होता है। सागर को अभी ठंडा होने में टाइम लगेगा और गर्म होने में भी टाइम लगेगा, इसलिए सागरी क्षेत्र में उच्च दाब होता है और भारत सहित एशिया में निम्न दाब होता है, जिसके कारण ये हवाएं जो व्यापारिक पवन है वो भारत में पहुंच जाती है, और पहुंचने के पश्चात ये हिंद महासागर से 2 डायमेंशन में बढ़ जाती है। एक डायमेंशन होता है इसका अरब सागर, और एक डायमेंशन होता है बंगाल की खाड़ी। चूंकि ये हवाएं, चूंकि दक्षिण है ना, ये भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिण होगा, और ये हवाएं अगर हम इसको पूरब पश्चिम में बांट दें तो ये दक्षिण से आती है। ये हवाएं किधर से आती है, दक्षिणी गोलार्ध से आती हैं और पश्चिम से आती है। इसीलिए इन हवाओं को दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से भी जाना जाता है। इन हवाओं को किस नाम से जाना जाता है, दक्षिण पश्चिम के नाम से पुकारा जाता है। चूंकि ये साउथ गोलार्ध में यहाँ सूर्य चमक रहा है तिरछा, यहाँ पे टोटल उच्च दाब बना हुआ है। ऊपर गोलार्ध में सूर्य सीधा चमक रहा है, इसलिए यहाँ पे गर्मी की स्थिति है। इसलिए यहाँ से जितनी हवाएं हैं वो सब निम्न दाब की ओर भागना शुरू कर देती है, भूमध्य सागर को पार करते हुए हिंद महासागर में प्रवेश करती हैं, और हिंद महासागर से अरब और बंगाल की खाड़ी होते हुए और ये भारत में प्रवेश कर जाती है। ये मानसूनी हवाएं सबसे पहले 1 जून को कहाँ पहुंचती है, 1 जून को पहुंचती है केरला में। और इसीलिए पूछा भी जाता है कि भारत में सबसे पहले मानसून का आगमन कहाँ पे होता है। सबसे पहले भारत में मानसून का आगमन कहाँ पे होता है, तो उसका एक लाइन में आंसर है केरला में होता है। केरला में 1 से 7 जून तक मानसून का आगमन हो जाता है। अब ये मानसून रुकेगा वहीं जहां पे उसका अवरोध होगा, बैरिकेडिंग होगा। जहां जहां पे पर्वतीय क्षेत्र से टकराता है वहां पे हवा खड़ा हो जाता है। हवा की खासियत है, ये पहाड़ है, इधर से हवा आया टकराया, ये यहीं पे बादल बना लेगा।
और एक तरफ तो वर्षा करेगा, एक तरफ बारिश होगी, इन एक तरफ बारिश नहीं होगी। जैसे कभी आप देखते होंगे कि जब हवा तिरछी, खूब हवा चलती रहती है, दीवार के सहारे अपने आप को बचा लेते हैं भीगने से, क्योंकि इधर से हवा मार रही है तो उधर क्या होगा, एक बिल्कुल कुछ एरिया तक पानी नहीं बरसेगा, उधर आगे ही जाके गिरेगा, तो वहां पे लोग बैठ जाते हैं, भीगने से बच जाते हैं। वो वृष्टि छाया क्षेत्र है। कि ऐसे ही ये जिस इधर हवा के जो भी सामने आएगा उन क्षेत्रों में तो वर्षा होगी, लेकिन जो विपक्ष में होगा वहां वर्षा नहीं होगी, वहां पे वर्षा नहीं होगी। इधर वर्षा करने के लिए इधर से हवा आना पड़ेगा। इसीलिए ऐसा होता है कि पुणे के समीप महाबलेश्वर की पहाड़ी है, पश्चिमी घाट के तरफ से अरब सागर के तरफ से आने वाली हवाएं महाबलेश्वर चोटी से टकराती है, और टकराने के बाद एक तरफ है पश्चिमी घाट के तरफ, अरब सागर की तरफ घनघोर वर्षा करती है, लेकिन वही पुणे की तरफ एक बूंद पानी नहीं गिरता, और पुणे की तरफ क्या बन जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। पुणे की तरफ क्या बन जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। दूसरी तरफ देखें, ये हवाएं हिमालय की तरफ पहुंचती है, हिमालय में जगह जगह टकराती है, जगह जगह वर्षा करती है, और हिमालय में जगह जगह वर्षा करने के साथ ही जो लद्दाख श्रेणी है, उससे लद्दाख श्रेणी से इधर से जाके टकराती है, और लद्दाख के अपोजिट साइड में एक शहर है लेह, लेह शहर, उस लेह में बिल्कुल वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। भारत के दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे वृष्टि छाया क्षेत्र का विकास होता है। एक वृष्टि छाया क्षेत्र का विकास होता है और वो होता है आपका पहला नंबर तो विकास होता है और वो होता है आपके पुणे में, और दूसरा विकास कहां पे होता है, लेह। लेह में भारत की सबसे कम वर्षा कहां पे होती है, लेह में होती है। सबसे कम वर्षा कहां पे होती है, लेह में होती है। तो फिर एक प्रश्न है कि जो राजस्थान है वहां पे मरुस्थल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जहां पर भी वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होगी वहां पर रेगिस्तान होगा। पर ईयर जहां पे भी वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो जाए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे आप समझ जाए कि वो रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये जितने इलाके हैं यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो। उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि एक तो अरावली के समानांतर, अरावली से टकराना चाहिए हवा को, तो हवा जिस तरह अरावली फैला है उसी दिशा में हवा भी चलती है, तो कहीं गतिरोध नहीं मिलता। दूसरा नंबर, वहां पे जो भी जलवाष्प है उससे जलवाष्प को अवशोषित करने का काम वहां का बालू कर लेता है, बालू कर लेता है, जिसके कारण वहां पे संघनन की क्रिया ही नहीं हो पाती, बादल नहीं बन पाता। इसी कारण वहां पे वर्षा बहुत कम हो पाती है। तो लेह के बाद जो राजस्थान का बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर जिला है, वहां पे सबसे कम वर्षा। भारत में सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है, मेघालय में। कहां पे, चेरापूंजी। अभी आप देखिए चेरापूंजी में 2 दिन वर्षा हुई ना मानसून की। इलाहाबाद में वर्षा 20 जून को आती है। मानसून कब आता है इलाहाबाद में, 20 जून, इसलिए 20 जून को देखें इलाहाबाद में बारिश हुई। मानसून अपने समय से रफ्तार से चल रहा है, 20 जून को यहाँ पे पहुंचता है। अब यहाँ पे क्या है कि चेरापूंजी में मानसून के पहुंचने के बाद वहां पे गारो, खांसी, जयंतिया के द्वारा रोक लिया जाता है, और सबसे अधिक वर्षा भारत में कहां पे होती है, चेरापूंजी में। चेरापूंजी में होती है। 2 दिन के अंदर चेरापूंजी में 1500 मिलीमीटर वर्षा होगी। इलाहाबाद में बहुत वर्षा हुई होगी तो 25 से 30 सेंटीमीटर हुआ, लेकिन वहां पे कितना हो गया, वहां पे हो गया 1500 सेंटीमीटर। आप सोचिए, बाकी अन्य अभी मानसून के महीना बाकी है, इसीलिए सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी में और सबसे कम वर्षा लेह में होता है।
सबसे कम वर्षा लेह में होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मानसून का आगमन सबसे पहले कहां पे होता है? केरला। मानसून पहुंचते पहुंचते सबसे अंत में पहुंचता है पश्चिमोत्तर क्षेत्र। पश्चिमोत्तर क्षेत्र का मतलब पंजाब में। सबसे लास्ट में मानसून कहां पहुंचता है? पंजाब में। सबसे पहले पंजाब से भाग भी जाता है। ये पूछा भी जाता है कि सबसे कम समय तक मानसून कहां पे रहता है? पंजाब में। पंजाब में 1 महीना मानसून रहता है। मानसून पहुंचेगा सितंबर के आसपास पहुंचेगा, अगस्त में गायब हो जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो पंजाब में सबसे अंत में पहुंचता है, सबसे पहले छोड़ देता है। अब नवंबर अक्टूबर तक महीना चला, अक्टूबर तक बारिश हुई। उसके बाद सितंबर में ही क्या होता है कि सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। सूर्य क्या हो गया? अब दक्षिणी गोलार्ध में 22 सितंबर के बाद 23 सितंबर से चमकने लगते हैं। अब स्वाभाविक है कि उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती है ना। जैसे आप अक्टूबर में देखेंगे तो इलाहाबाद में तो कम, लेकिन वही आप इधर की तरफ पूर्वांचल की तरफ बढ़ने लगे तो अक्टूबर के महीना में लोग रात में कंबल ओढ़ना शुरू कर देते हैं। दीपावली इत्यादि के समय एक ठंडी भयंकर आ जाती है, भयंकर ठंडी आ जाती है। तो अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि जैसे जो गर्म हुआ था, निम्न दाब क्षेत्र बना था, अब वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होता है, क्योंकि यहाँ सर्दी आ जाती है और सर्दी आने के कारण ठंडा होना शुरू हो जाता है। दक्षिणी गोलार्ध अब गर्म होना शुरू हो जाता है। तो जो हवाएं आई हैं वो लौटेंगी, वो हवाएं क्या करेंगी? लौटेंगे। तो वो हवाएं अब धीरे धीरे लौटना शुरू कर देती। ये लौटती हुई हवाएं, चूंकि सागर तो जितना गर्म हुआ है उतना तेजी से ठंडा नहीं होगा, तो सागर से लौटते समय जलवाष्प उठा लेते हैं। और जलवाष्प उठाने के बाद नवंबर और दिसंबर के महीने में तमिलनाडु में वर्षा करती है, जिससे लौटती हुई मानसून से वर्षा कहा जाता है। तो एक सवाल पूछा जाता है कि नवंबर दिसंबर के महीने में किस राज्य में वर्षा होती है? तमिलनाडु में वर्षा होती है। और वो तमिलनाडु की वर्षा लौटती हुई मानसून से वर्षा कही जाती है। तो जैसे मानसून आया तो आपने दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा, तो जब लौटेगा तो उसे उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाएगा। क्योंकि उत्तर है भारत, उत्तर और बंगाल की खाड़ी पूरब में है, तो बंगाल की खाड़ी से वो जलवाष्प उठाएगा और तमिलनाडु में घनघोर वर्षा करेगा, जिससे उत्तरी पूर्वी लौटती हुई मानसून से वर्षा कहां पे होती है? तमिलनाडु से होती है। अब यहाँ पे क्या है कि तमिलनाडु फायदे में रहा। तमिलनाडु में 6 महीने मानसून सक्रिय रहा, क्योंकि जून में ही आ गया। भाई केरला में आया, केरला से पालघाट और जो सेनकोटा दर्रा है उससे प्रवेश कर गया तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में जून से लेकर दिसंबर के महीने तक रहा। 6 महीना मानसून कहाँ सक्रिय रहता है? सबसे अधिक तमिलनाडु में। और दिसंबर के महीने में मानसून तमिलनाडु छोड़कर भी चला जाता है। और इस तरह फिर 6 महीने के बाद फिर हवाओं का रुख भारत की तरफ होता है। जब हवाएं तब आती है जब गर्मी का महीना आता है, फिर यहाँ पे हर चीज गर्म हो जाता है, तब फिर मानसून यहाँ पे सक्रिय हो जाता है। अब तो ये मामला रहा कि सबसे अधिक मानसून पूछा जाएगा कहाँ पे? तमिलनाडु। उसके बाद तमिलनाडु ऐसा राज्य है और पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहाँ पे चावल की खेती सालों भर होती है। चावल की खेती जैसे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या है? 1 सीजन, लेकिन पश्चिम बंगाल में 3 सीजन। जाड़े में भी चावल, गर्मी में भी चावल, बरसात में भी चावल। इसीलिए पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश से छोटा होते हुए भी चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य। तमिलनाडु ऐसा क्षेत्र है जहां पर 2 बार आम भी आता है। वहां पे सर्दी के दिनों में भी आम की खेती होती है। आम में मंजरी लगता है क्योंकि मानसून वहां पे
अक्टूबर नवंबर में भी सक्रिय रहता है। इसीलिए साल में 2 बार आम की फसल कहां पे तोड़ी जाती है? तमिलनाडु। अब यहाँ पे सवाल यह है कि ये तो आपने देखा, लेकिन कभी कभी उत्तर भारत में सर्दी के दिनों में बारिश हो जाती है। आप देखते होंगे ना, जनवरी में बारिश हो रही है, दिसंबर में पंजाब में खूब वर्षा होती है, उत्तर प्रदेश में भी वर्षा हो जाती है, इधर बिहार साइड होते हुए बंगाल निकल जाता है वर्षा। वो किसके कारण होता है? ये पीसीएस के प्री में 2 बार पूछा जा चुका है, और उसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। तो जब भी पूछा जाएगा पंजाब, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, सर्दी के दिनों में वर्षा किसके कारण होती है, तो उसका एक लाइन में आंसर किया जाता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, वेस्टर्न लाइट डिस्टरबेंस के कारण। ये पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, इस पर भी हम बातें करेंगे। तो इस तरह यहाँ पे हमने बातें किया कि मानसून कैसे आता है, ये जलवायु कैसे बनती है। मानसून का आना भारत के जलवायु का एक निर्धारक कारक है। अगर मानसून नहीं आया तो उस वर्ष भारत की बहुत कुछ चीजें, सरकमस्टेंसेस, परिस्थितियां बदल जाती हैं। इसीलिए मानसून का आगमन भारत के लिए एक वरदान है, वरदान होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मानसून पर ही डिपेंडेंसी है, मानसून के पूर्व भी वर्षा हो जाती है। और एक क्वेश्चन बिहार जेके मेंस में पूछा गया, एपीओ में पूछा गया कि मानसून पूर्व जो वर्षा होती है भारत में मानसून आगमन के पहले, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये वर्षा अप्रैल में, मई के महीने में कभी कभी हो जाती है। तो ये असम के चाय के बागानों के लिए बहुत फायदेमंद होती है, इसीलिए उसे चाय वर्षा कहते हैं, उससे टी सावर कहते हैं। वही वर्षा केरल और कर्नाटक के जो कपास है, कहवा है, उसके फूल उस वर्षा से खिलने लगते हैं। इसी कारण चारों तरफ फूलों के खिलने के कारण उसे चेरी ब्लॉसम सावर कहा जाता है। उसे कौन सा सावर कहा जाता है? चेरी ब्लॉसम सावर कहा जाता है। उसे काफी सावर भी कहा जाता है, और आम के फसल के लिए फायदेमंद होती है, इसलिए उसे मैंगो सावर भी कहा जाता है। कभी कभी वही वर्षा असम, बंगाल और आपके बिहार तक के क्षेत्रों में वो भयंकर बैसाखी लाती है। बैसाख के महीने में चलती है, वो भयंकर तबाही लाती है। आम के जितने फल होते हैं सब टूट के गिरने लगते हैं, अचार पड़ने का टाइम आ जाता है। आप देखते होंगे कितना बाग बगीचे से आम नीचे गिर जाता है, और गिरने के बाद क्या होता है, उसका ही इस्तेमाल लोग जेम, आचार इत्यादि बनाने में करते हैं। तो वो क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। कभी कभी पेड़ उखड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उससे बारदोली छीड़ा कहा जाता है। उससे क्या कहा जाता है? बारदोली छीड़ा। यहां पे देखें, एक क्वेश्चन और भी है, और वो है कभी कभी अपने यहां, कभी क्या अक्सर बरसात शुरू होने से पहले, अभी आप देखे होंगे, अब तो बरसात 2 दिन हुआ है तो कुछ हल्का सा मौसम आपको रिलैक्स दे रहा हो, लेकिन इसके पहले जब आप निकलते थे रोडों पे तो गर्म लू चलता था। लू चलता था ना, बहुत लोग लू लग गया तो लोग बीमार हो जाते थे। जो लू था उस लू को भी हवा ही कहा जाता है, और ये लू पंजाब से लेके पटना के बीच में चलता है। सबसे ज्यादा भीषण प्रभाव इसका दिल्ली से लेके पटना के बीच में होता है। ये गर्म हवाएं होती हैं जो धरातल से सूर्य के तापमान के कारण गर्म हो जाती है। कभी कभी आप देखते होंगे वो हवाएं मुंह पे लगती है तो लगता है जैसे मुंह जल गया, हाथ पे लगती है तो हाथ जल गया, उसी को लू कहा जाता है। आम पन्ना पीते हैं लोग, आम पन्ना पीजिए, लू नहीं लगेगा। तो ये है मानसून और जलवायु की जानकारी जो भारत के बारे में हमने चर्चा किया। भारत में पहाड़ी क्षेत्र ठंडे रहते हैं, मैदानी क्षेत्र गर्म रहते हैं। क्यों रहते हैं? ये भी मानसून का कारण है, ये भी जलवायु का कारण है। अभी आपने देखा, और ये है पीसीएस का एक क्वेश्चन जो सीधे सीधे
जो पुराना नोट्स है उसमें हमने लिखाया भी था कि जनवरी के महीने में आगरा और दार्जिलिंग दोनों एक ही तापमान, लेकिन जनवरी के महीने में आगरा का तापमान 4 हो जाता है और 4 दार्जिलिंग का तापमान हो जाता है और आगरा का तापमान 16 डिग्री होता है। क्यों? ऊंचाई की। दार्जिलिंग क्या है? पहाड़ पे है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान गिरेगा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान कम होगा। इसलिए नंदा देवी इत्यादि, इस समय गर्मी का महीना है, लेकिन नंदा देवी इत्यादि पे जाएं तो आपको सर्दी का एहसास होगा। ऊंचाई बढ़ने के कारण वहां पे आपको गर्म कपड़ा पहनना पड़ेगा, गर्म कपड़ा पहनना पड़ेगा। उसी तरह से आपके समुद्र क्षेत्र की अलग जलवायु। समुद्री क्षेत्रों में आप देखें तो जैसे दिन भर हवाएं सागर से स्थल की ओर चलती, सागर का तापमान बिल्कुल लो बना रहता है, और रात भर हवाएं सागर स्थल से सागर की ओर चलती, जिसे समुद्री समीर और स्थली समीर कहा जाता है। उसी तरह जो घाटी होता है, घाटी वैली, देहरादून घाटी है या फिर अन्य जो भी वैली है, उन वैली में भी यही होता है। वैली में भी यही होता है। आप देहरादून में गर्मी के महीने में भी जाएंगे तो भाई अब कमरे के अंदर है तो आपको तो एहसास नहीं होगा। एक मित्र ने कहा, हम लोग का पेपर चल रहा था उत्तराखंड मेंस है, तो हम लोग हरिद्वार रुके थे, वहां से हम लोग को मसूरी जाना था। मेंस समाप्त हो गया, मसूरी जाना था, देहरादून होके ही मसूरी जाएंगे। मसूरी जून का ही महीना था। तो एक दो लोगों ने कहा कि एक कंबल ले लेना, तो हम लोग मजाक समझे, कहे कि ये कंबल कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं। पता चला कि मसूरी घूम के हम लोग आ गए। मसूरी में तो होटल में रुके तो पता नहीं चला, लेकिन दूसरे दिन जब उधर से वापस लौट रहे थे, केम्प्टी फॉल था वहां पे, नहाने जाना था, बिल्कुल 16 किलोमीटर मसूरी से पहाड़ी में ही था केम्प्टी फॉल। वहां से जब हम लोग नहा के लौटे तो फिर वहां पे हम लोगों को देहरादून पहुंचते पहुंचते शाम के 7-8 बज गए। 7-8 बज गए तो एक लोगों ने कहा, एक मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा भांजा यहाँ से देहरादून से वहाँ पे मेडिकल में पैथोलॉजी का कोर्स करता है, चलो उनके यहाँ रुक जाते हैं हम लोग। चलो वहाँ हम लोग गए, उसके पास हम, वो स्टूडेंट था अपना, वो एक कमरा लिया था, कहा कि छत पे सो जाएगा। हम लोग छत पे सो गए, गर्मी बहुत थी। 7-8-9 बजे रात में खाना खाए, फिर हम लोग थके थे, सो गए। लेकिन जैसे 2-2:30 बजा, लगी ठंडी लगने। ये जून का महीना, कोई हवा नहीं था, लेकिन इतना तेज ठंडी लगने लगी। हवाएं धीरे धीरे अब ऊपर से पहाड़ों से उतर रही थी। अब हम लोग तीन लोग थे। एक लोग, मतलब जो गद्दा बिछाया गया था सब ऊपर ओढ़ लिया गया, तब भी जब नहीं माने तब वो कहे कि नीचे भागो। नीचे भागने के बाद उनका रजाई खोला गया, तब ओढ़े, तब जाके वो सर्दी कम मतलब हुई। वो जून का महीना था। उसका कारण क्या था? दिन भर हवाएं घाटी से किधर की तरफ चल रही थी, पहाड़ की तरफ, और जैसे ही पहाड़ रात में ठंडा हुआ और घाटी अभी गर्म ही था, तब तक पहाड़ से रात में हवाएं घाटी की ओर चलने लगी और पूरा घाटी को शीतल कर दिया, पूरे देहरादून को। 2-2:30 बजे जून की रात को, और हम लोग बाहर थे तो एहसास कर रहे थे। जो एसी में होंगे एहसास नहीं कर रहे होंगे, या फिर कमरे में होंगे तो एहसास नहीं कर रहे होंगे। हम लोग खुले आसमान के नीचे थे तो उसको एहसास किए। तो जो दिन भर हवाएं चली घाटी से पहाड़ की ओर, उसे क्या कहा जाता है? उसे घाटी समीर कहा गया, वैली ब्रिज कहा गया। और रात भर जो पहाड़ों से घाटी की ओर हवाएं चली, उसे माउंटेन ब्रिज कहा गया। उसे क्या कहा गया? उसे पहाड़ी समीर कहा गया। तो इस तरह देखा जाए तो यहाँ पे 2 तरह के, ये भी जलवायु का ही हिस्सा है कि कैसे सागरी क्षेत्र में, उसके तटवर्ती क्षेत्रों में मौसम बिल्कुल सुहाना बना रहता है, लेकिन वहीं पर आप मैदानी क्षेत्रों में देखें तो मौसम अलग बना रहता है। दूसरा एक उदाहरण देखें। एक बार पीसीएस में पूछा
और ये कहा कि निम्नलिखित में से किस शहरों में सबसे अधिक तापांतर देखने को मिलेगा। तापांतर का मतलब गर्मी के दिनों में सबसे अधिक और सर्दी के दिनों में सबसे कम। 4 शहर नाम दिया। एक नाम दे दिया पोर्ट ब्लेयर, एक नाम दे दिया दिल्ली, एक दे दिया कानपुर और एक दे दिया चेन्नई। और कहा कि सबसे अधिक तापांतर कहां पर देखने को मिलेगा? दिल्ली में। दिल्ली में सबसे अधिक, क्योंकि दिल्ली का तापमान मैक्सिमम गर्मी के दिनों में 48-49 पहुंच जाएगा और सर्दी के दिनों में 0 के नीचे आ गया, तो तापांतर वहां पे हुआ ना। लेकिन वही चेन्नई का मैक्सिमम पहुंचा तो 35 और न्यूनतम आया तो 28, सालों भर वही तापमान होगा। मुंबई का बहुत बढ़ा तो 32 और बहुत गिरा तो 27, एक बराबर रहा। तो ये तापांतर से भी सवाल पूछे जाते हैं। ये रहा एक पूरा ब्रीफ हमने किया किसका, आपके इस जलवायु का, इस क्लाइमेट का। इस जलवायु में क्या पढ़ना है उसको हमने एक तरह से रेखांकित करने का, नाइरेट करने का काम किया। इसको हम लोग लिखने का, पढ़ने का, समझने का काम कल करेंगे। वो आएगा कहाँ कहाँ पे आता है सब लिखाएंगे। अभी तो मैंने केरल की बात किया ना, सबसे पहले